भाभी, कहाँ मर गई हो? ये कहकर एक जोरदार चांटा सुमित ने संजना के गालों पर जड़ दिया। चांटा इतना जोर का था कि संजना जमीन पर ही गिर पड़ी। कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। क्या हुआ सुमित? क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने मुझे ऐसे चांटा मार दिया? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना, और काम ही क्या है आपका? भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। अभी कर देती हूँ सुमित। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई थी। इतने में ही सास ने कहा, जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की है तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खा पी कर सो रही थी, इसलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा, पहले काम न करना, फिर बहाना, और सारा दिन चरना। कितने छोटे थे सुमित और अंजलि जब संजना इस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए संजना के पति और घर के बड़े बेटे संजीव की जल्दी शादी करा दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। संजना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आज किसी को उसका समर्पण याद नहीं। लगभग 7 साल पहले संजीव की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से संजना बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। उसकी एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बड़ी दुखियारी है बेचारी संजना। पूरे दिन घर का काम करती, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कोने में चुपचाप सो जाती। अपने इस परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक रोज वह अपना पूरा काम खत्म करके खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से सरका दिया। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो अंजलि गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। और फिर अंजलि कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था ना, मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर वह हुआ नहीं, क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। अंजलि, मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान करो। उनको कोई ऐसे पाव लगाता है क्या? संजना का इतना कहना हुआ था कि अंजलि ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर लगा दिया और आगे से जो कभी मुझसे जबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। संजना रोते रोते कहती है, पर इसमें तो काफी समय चला जाएगा। अंजलि, मैं सोऊंगी कब? सुबह 4 बजे भी जगना होता है, और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी? एक रात नहीं सोऊंगी तो कोई मर नहीं जाओगी, और ये तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात ना मानने की। संजना बिना कुछ कहे ही अंजलि के कमरे में चली जाती है। अंजलि के अपनी माँ के कमरे में जाने से संजना की बेटी जूही, जो कि हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी फिर दादी? आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तो भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। जूही ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर अंजलि के कमरे में संजना साफ सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ जूही के लिए ही यहाँ जिंदा हूँ और उसी के लिए ये सब सह भी रही हूँ। जानते हैं आप, वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी जिंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरी इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप, फिर पापा जी। पर ये सब मैं सहूंगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत पढ़ना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊंगी वकालत। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि ये उसके चाचा ने करवाया है
चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस जूही का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार जूही की जिंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह अंजलि जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। अंजलि को संजना की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर वह कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो, जाओ और अब मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। संजना कॉफी बनाने रसोई में जाती है कि सुमित अपना नाश्ता और माधुरी जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगती है। संजना फटाफट कॉफी का दूध चढ़ाकर माधुरी जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई में वापस आती है तो देखती है जूही कॉफी बनाकर अंजलि के लिए ले जा रही है। संजना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर जूही एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफी लेकर अंजलि के कमरे में आ जाती है तो अंजलि भी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास नहीं सोने दिया इसलिए नाराज हो गई? बुआ, आपके लिए कॉफी लाने से मेरी आपको नाराजगी कैसे दिख गई? ये जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना, फिर तो सारे काम तेरे ही मत थे। जूही फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है नाश्ता बनाने में। संजना जो कभी प्याज आधा काटकर सब्जी चलाने जाती तो जूही बाकी का प्याज काट देती। जो संजना आटा परात में निकाल कर रखती तो जूही उसे गूंथने लगती। इस पर संजना को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ये सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब करने के लिए मैं हूँ। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूँगी। ये कहकर वह वापस से आटा गूंथने लगती है। इस बार संजना उसे खींचती हुई वॉश बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज्यादा माँ से चिपकने की जरूरत नहीं। अपना काम कर, जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। संजना के ऐसे रवैये को देखकर जूही वहाँ से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसे संजना की मदद करने से घर में सब अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन संजना जूही को एक चाटा मारती है क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। किसने कहा तुझे ये सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने। आज के बाद से मेरे कभी पास भी मत भटकना। देखा जूही, मैं ना कहती थी कि ये ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा। ये औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। फिर जूही को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर जूही फिर भी अपनी माँ की इर्द गिर्द घूमती रहती है। संजना हैरान थी, आखिर इसे हो क्या गया है? कितना डांटा कल, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन संजना को तेज बुखार था और वह काम किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है जूही बैठी उसे पानी की पटिया कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर संजना तुरंत उठ बैठी और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ? किसने कहा तुझे यहाँ ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? जा यहाँ से। जूही अब अपनी माँ को लिपटकर रोने लगती है। जूही का रोना संजना के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत करती है और कहती है, ये सब नाटक क्या है? माँ, मुझे माफ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो ये भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से मुझे आपसे नफरत हो गई थी। संजना ने कहा, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? उस दिन बुआ
जब दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुंची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद करके कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग कि माँ की कोई बराबरी कर नहीं सकता। आज जूही की बात सुनकर संजना को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया, उसकी अब टीस नहीं रही। बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी सुमित और अंजलि की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से ज्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही किया करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा, ये सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देगा, इसलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसी ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सह नहीं पाऊंगी। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने भी इनको इनकी जुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। बेटा, ये सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। जूही कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन जूही आकर संजना से कहती है, माँ, मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊं। रुक रुक, अभी रुक, रात को बताना। इतने में अंजलि आकर कहती है, देखो माँ, मैं ना कहती थी ये माँ बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन्हें लगता है ये हमें उल्लू बना देंगे। सास ने कहा, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ, अब से ये भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। दादी, आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और अब से माँ की जगह इस घर में काम करेंगे आप लोग। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो ये काम करने से आनाकानी करे तो देना एक जोर का चांटा, जैसे ये आपको देते आए हैं। जूही ये सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर। सुमित ने कहा, लिहाज? खुद इसके कान भर भर कर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। छोटी सी लड़की अपने चाचा को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। पुलिस? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? दादी, ये सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब ये घर मेरी माँ का है। सुमित कहने लगा, मैं तो रहूंगा ही नहीं यहाँ। वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। ठीक कहते हो बेटा, रहे ये माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। सुमित ने कहा, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? मैं तो प्रिया के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनने के लिए कह ही रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए। मुझे अब इस घर से, यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देख सुमित के होश ही उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। माधुरी जी और अंजलि चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलती वह लोग। देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे, जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगे सड़क पर? नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा और ना ही उनको घर से निकालना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? बेटा, हम वैसे नहीं जो मजबूरों का फायदा उठाएं। तो भी ये सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किए का इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सजा जरूर देगा। फिर कुछ दिन बाद सुमित घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों पर गिरकर कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता
वहाँ कुत्तों जैसी जिंदगी हो जाती है। प्रिया के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। वह बात बात पर मुझे शर्मिंदा करते थे, मेरी बेइज्जती करते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना माँ, माधुरी ने कहा। पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भटक रहे होते। और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। ये सब पीछे खड़ी संजना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ नहीं कर पाती है, क्योंकि इतने सालों से जो उसने सहा है उसका जख्म आखिर इतना जल्दी कैसे भर सकता था। वो उस घर में एक साथ रहते जरूर थे, लेकिन एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।